हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश काल में वित्त या अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ जो समितियां बनाई गई थी, आयोग बनाए गए थे। एक बार उनको देख लेते हैं। पहले लेसन में भी मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इनमें से कोई भी समिति एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हॉलैंड। हॉलैंड समिति का संबंध है जो 1916 में आई थी। उद्योगों के विकास से संबंधित जो काम है वो हॉलैंड समिति बनाई गई थी। इसके बाद है, आपको यहाँ पे देखना है वेल्वी आयोग। वेल्वी आयोग का जो काम था वो है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी के आरोपों की समीक्षा। यानी दादा भाई नौरोजी ने बोला था कि जो भारत की धन संपदा है वो ब्रिटिश की नीतियों की वजह से सारा धन निकल के इंग्लैंड में जा रहा है, यानी इसको धन बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया। तो जब ये आरोप लगाए दादा भाई नौरोजी और अन्य अर्थशास्त्रियों ने, तो उन आरोपों की जांच के लिए बेल्वी आयोग बनाया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, धन की निकासी के जो आरोप भारतीय अर्थशास्त्रियों ने लगाए थे, उन आरोपों की जांच के लिए बेल्वी आयोग बनाया गया। और हालैंड समिति समिति उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई थी, क्योंकि 1916 में 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी। तो इस वजह से भी उद्योगों की विकास की ज़रूरत थी। तो उसके लिए हालैंड समिति के माध्यम से उसको सिफारिश करनी थी। एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, निकोलसन आयोग, जो 1892 में आया था। निकोलसन निकोलसन का काम था सरकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली की जांच करना। यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं कैसा काम कर रही हैं, ठीक से कर रही नहीं, वो निकोलसन आयोग का काम था। इसके अलावा आप मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड समिति, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, बारडोली आंदोलन या सत्याग्रह, उसमें कृषक आंदोलन के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित 1928 में बनाई गई थी। विटले आयोग, विटले आयोग का काम था 1929 में बनी थी, श्रमिकों से संबंधित। ठीक है। सप्रू समिति, जो मध्यम वर्ग में बेरोजगार की जांच करने के लिए सप्रू समिति बनाई गई थी। फ्लाउड आयोग, इस आयोग ने कुल फसल उत्पादन का 2/3 बटाईदारों को देने की बात स्वीकारी थी, तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो प्रमुख समितियां थी वो यही है। इनमें से आपको निकोलसन, हालैंड, विटले और वेल्वी, ये आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनमें पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ, किन चरणों में हुआ, या पूंजीवाद के विकास के चरण क्या हैं ब्रिटिश काल में, तो इनकी हम बात करेंगे। तो पहला है पूंजीवाद का विकास। पहला चरण कहलाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद, जो 1757 से 1813 तक चला। यानी कि जो प्लासी के युद्ध से, 57 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ और 1813 तक चला वाणिज्यिक पूंजीवाद। दूसरा चरण है 1813 से 1857। 1857 मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पहले तक चला, वो कहलाता है औद्योगिक पूंजीवाद। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, और आखिरी में आएगा वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद चलेगा 1858, यानी जो 57 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो परिवर्तन हुए 1858 में, उस 1858 से लेके देश की आजादी तक का काल जो है वो वित्तीय पूंजीवाद का काल कहलाएगा। तो इन तीनों को आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा चरण कब हुआ और उसमें क्या हुआ। तो जो पहली स्थिति है इसकी, पहली ये है जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है। वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी जो है, व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। यानी इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी, 1857 से 1813 तक। और कंपनी का उद्देश्य ही था भारतीय राज्यों से दीवानी अधिकार प्राप्त करना। इससे उनको क्या होगा, राजस्व मिलेगा, और इस राजस्व का उपयोग करके भारतीय के यानी भारतीय सामान खरीदेंगे, यानी भारतीयों के पैसे से ही भारतीयों का सामान खरीद कर विदेश में बेचना। वाणिज्यिक पूंजीवाद में सिर्फ यही फोकस रहेगा कंपनी का कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना और किसी मामले में हस्तक्षेप न करना, न सामाजिक, न धार्मिक, न प्रशासनिक, कम से कम हस्तक्षेप के माध्यम से ज़्यादा व्यापार में फायदा करना।
व्यापार कैसे करना, भारतीय राज्यों से राजस्व वसूली करो और उसी राजस्व वसूली से भारतीय चीजें खरीदो और विदेश में महंगे पे बेचो। तो ये जो पूरा काल कहलाएगा वो वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय कहलाता है, 1857 से 1813। अब 13 के बाद 57 की क्रांति तक क्या चलेगा, औद्योगिक पूंजीवाद। ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में ध्यान दिया जाएगा। इसमें ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई इस समय 1813 के बाद। वहां जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां बहुत सारा माल बनेगा, जब माल बहुत सारा उत्पादन होगा तो उसको बाजार चाहिए, बाजार एक भारत अच्छे बाजार की तरह काम करेगा। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत एक बाजार के रूप में परिवर्तित हो गया। बाजार के रूप में परिवर्तित का मतलब सिर्फ इतना है कि जो इंग्लैंड में सामान बनता था उसको भारत में बेचा जाता था, और भारत का क्या रोल था, भारत से कच्चा माल निर्यात किया जाता था, और भारत बने हुए माल का या पक्का माल का या बने हुए माल का आयात करता था। इससे भारत को फायदा नहीं होगा। ठीक है, कच्चा माल पूरा जा रहा है, वहां से बना माल आ रहा है, तो कच्चा माल सस्ते में चला गया, बना माल महंगा आएगा, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस चरण को औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं, क्योंकि यह ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी। तो औद्योगिक पूंजीवाद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं और क्या हुआ औद्योगिक पूंजीवाद में। भारतीय परंपरागत उद्योगों का तेजी से विनाश होने लगा, यानी भारतीय परंपरागत उद्योग खत्म होने लगे। कच्चा माल उनको मिलता ही नहीं था, उनको सुरक्षा मिलती नहीं थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। तो औद्योगिक पूंजीवाद के चलते भारतीय परंपरागत जो लघु कुटीर उद्योग थे उनका पतन हो गया। 1813 से 1833 का चार्टर एक्ट के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया और तीव्र हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया। अब जब व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले क्या था, वाणिज्यिक पूंजीवाद के समय हमने देखा था कि व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी और कोई नहीं। अब एकाधिकार खत्म हो गया, यानी अब भारत में व्यापार कोई भी ब्रिटिश आके कर सकता था। इससे भी भारत का शोषण हुआ, क्योंकि अब तो हर किसी को अनुमति मिल गई थी भारत में व्यापार करने की। कहने का मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म करके सभी, कोई भी ब्रिटिश आके भारत में व्यापार कर सकता था। सभी के लिए रास्ता खुल जाने से शोषण की प्रक्रिया और ज्यादा तेज हो गई, भारत का शोषण और होने लगा, और भारत कच्चे माल का निर्यातक बन के गया। भारत से सारा कच्चा माल ब्रिटेन में जाता, ब्रिटेन के उद्योगों में अच्छे उससे कोई ना कोई सामान बनता, और वो सामान भारत में महंगे दामों में बेचा जाता। तो आपको चीजें ध्यान रखनी। फिर 1857 की क्रांति होगी, विरोध होगा। क्रांति के बाद फिर कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ नीतियों में परिवर्तन आएंगे, कुछ कानूनों में परिवर्तन आएंगे, कुछ ब्रिटिश की जो हस्तक्षेप करने की नीति है उसके तौर तरीकों में परिवर्तन आएगा। तो इस काल को वित्तीय पूंजीवाद कहा जाएगा। इस चरण में रेलवे तथा संचार माध्यमों का विस्तार किया गया। कहने का मतलब है वित्तीय पूंजीवाद कब आया, जब ब्रिटिश के पास बहुत ज्यादा धन संपदा संचित हो गई थी। अब उस धन संपदा को उनको इन्वेस्टमेंट करना था, तो वो इन्वेस्ट ऐसी जगह करना चाह रहे थे कि जहां हम पैसा लगाएं तो उसके बदले हमें ज्यादा पैसा मिले, और ये जगह उनको औपनिवेशिक देशों में, मतलब जिन देशों को ब्रिटिश गुलाम बनाए थे, ये वहीं बेहतर हो सकता था कि हम जितना पैसा लगाए उससे कई गुना पैसा हमें ज्यादा मिले। तो यही वित्तीय पूंजीवाद का चरण है। तो इस चरण में क्या होगा, रेलवे का विकास होगा, संचार माध्यमों का विकास होगा। इस दौर में ब्रिटिश व्यापारियों का हित प्रारंभ हुआ। दादा भाई नौरोजी को प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता कहा जाता है। आपको पता रहना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर बी राव ने किया। उसके बाद ठीक है, डॉक्टर बी राव के द्वारा किया गया। एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया कि जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने की बात कही जा रही है ना, तो जब पहली बार जो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, वो आपको याद रखना है, उसकी डेट है 1867 टू 68 इसके आसपास है। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपए, यानी उस समय 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपीज। ये आपको मालूम होना चाहिए। और यदि हम बात करें आजादी के बाद पहला प्रयास किसने किया, जो तरीका है राष्ट्रीय आय गणना का आधिकारिक प्रयास जो है वो है 1949 में, 1949 में पीसी महालनोबिस
इन्होंने आज़ादी के बाद पहला प्रयास किया था राष्ट्रीय आय की गणना का। उसके बाद आपको एक ध्यान रखना कि कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। तो यदि आय की जो कारखाना अधिनियम 1891 किसके समय आया था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल में आया था। यह अधिनियम में कहा गया था कि यदि कोई ऐसा कारखाना है जिसमें 50 व्यक्ति है तो उसमें यह अधिनियम लागू होगा, यानी 50 श्रमिकों तक यह अधिनियम लागू होने की बात करता है। इसके में ये भी व्यवस्था की गई थी कि रात्रि 7 बजे तक, सॉरी, रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कारखानों में महिलाएं काम नहीं करेंगी। इसी अधिनियम में और किसके लिए लागू था, जो 50 श्रमिक या उससे अधिक जो रखे थे उनके लिए कानून था। साथ में एक आपको याद रखना, लिन-लिथगो आयोग जो 1928 में आया था, यह आयोग भारतीय कृषि की स्थिति की जांच से संबंधित है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कभी आता है लिन-लिथगो आयोग का जो संबंधित किससे है, वो है भारतीय कृषि की स्थिति की जांच से संबंधित है। ओके।